अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन में बहुत आ रहा है? तो तैयार है लर्निंग के लिए? करें लर्निंग स्टार्ट करना। ओके। कानूनी तौर पे काम करने के कितने तरीके होते हैं? कौन कौन से? चलिए तो मेरा साथ में बिजनेस क्या होता है? कोई भी काम जो प्रॉफिट की नीयत से किया जाए, कोई भी कानूनी काम जो प्रॉफिट की नीयत से किया जाए। तो लास्ट टाइम मैंने कानूनी काम नहीं इस्तेमाल किया था, तो मुझे एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि सर वो स्मगलिंग भी तो अंडरटेकिंग ही होती है ना। तो फिर मैंने इस दफा कानूनी कारोबार का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। कोई भी कानूनी कार्रवाई, कोई भी कानूनी एक्टिविटी जो किस लिए अंडरटेक की जाए प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो कहती है कारोबार होता है। इसका सर बिजनेस नहीं होता है, वो लीगल है या अनलीगल? नहीं, अनलीगल तो नहीं होता ना। हम तो जो चीजें चीज कानून पढ़ने आए हैं ना, तो हम गैर कानूनी बातें नहीं करेंगे ना। तो इसलिए ये तो था सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, और तीसरा था कंपनी। और नेचर के हिसाब से बिजनेस कितनी तरह का होता है बाय नेचर? जी। तो इधर हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, दूसरा पार्टनरशिप होती है, तीसरा और नेचर के हिसाब से कारोबार कितनी तरह का होता है? अच्छा, एक क्या होता है नेचर के हिसाब से? और तीसरी? क्या सर्विसेज भी बिजनेस है? इन तीनों के अलावा कोई चौथी फॉर्म ऑफ बिजनेस बताएं नेचर के हिसाब से। अच्छा, आप क्या कह रहे थे, नेचर सर्विसेज भी बिजनेस है? लॉयर क्या करते हैं? डॉक्टर क्या करते हैं? इंजीनियर्स क्या करते हैं? एयरलाइन क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन वाले क्या करते हैं? टीसीएस क्या करता है? इसके अलावा कोई चौथी फॉर्म ऑफ बिजनेस सोचे नेचर के हिसाब से। ट्रेडिंग का हो गया ना, चौथी फॉर्म ढूंढे कोई, तो इन्वेंट करें। मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते हैं कि इंसानी दिमाग आज तक ये तीन ही काम सोच पाया है। जहाँ ना दुनिया को जौन सा मर्जी बिजनेस ले, चौथी फॉर्म ढूंढ दिएगा। इंसानी दिमाग अभी तक ये तीन ही बिजनेस की क्लासिफिकेशन ढूंढ पाया है। तीसरा चीजें एक मार्केट से लेकर दूसरी मार्केट में बेचते हैं, या दूसरी बार चीजें बना के बेचते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं और फिनिश सर, गुड्स बेचते हैं। और सॉरी टू तीसरा इंटरप्ट यू सर, सर्विसेज। लेटेस्ट स्क्रीन शेयर कर देंगे? ये अभी तो बिजनेस वाली टैब आ रही है। थैंक यू सर। वो क्या करते थे, इंसानी दिमाग अभी तक ना तीन ही बिजनेस सोच सका है, चौथा बिजनेस सोचने की काबिश में है। आपको पता चले तो हमें भी बताइएगा। कोई भी क्लासीफाई करके देख लें, कोई भी क्लासीफाई करके देख लें। मुझे किसी लास्ट टाइम क्लास में कहा कि सर ये ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? मैंने कहा ये जो चीजें एक मार्केट से खरीदते हैं दूसरी मार्केट में बेच देते हैं, छोटे दर्जे के जो कारोबार होते हैं, सोल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, होलसेलिंग, रिटेलिंग। बड़े रिटेलिंग भी हैं, छोटे रिटेलर भी हैं। बड़े रिटेलर इम्तियाज हैं, जलालसंस हैं, कारफर है, मेट्रो है, ये बड़े रिटेलर हैं। उससे कुछ छोटे रिटेलर भी हैं, जैसे कि अभी गली पे खोखे वाला होगा, वो सिगरेट बेचता है, मार्केट से लेता है और मार्केट में बेच देता है। ये क्या कर रहा है? फिटिंग कर रहा है। कोल्ड ड्रिंक की कॉर्नर वाला शॉप क्या बनी बनाई चीज लेता है और आगे मार्केट में सेल कर देता है। इनको करने के कानूनी तौर पे कितने तरीके हैं? यही तीन तरीके हैं। पहला नेचर ऑफ बिजनेस, लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा कंपनी।
सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या खास बातें होती हैं इसमें? जो आपको स्क्रीन मध्यम नजर आ रही है बीच में, एक बंदा बैठा हुआ काम कर रहा है और उससे कितने सारे हाथ हैं। इन काम, बंदा एक ही तस्वर होता है, क्या होता है? वन मैन आर्मी, अकेला बंदा काम कर रहा होता है और उसके साथ कोई भी पार्टनरशिप में नहीं होता। कोई भी किसी के साथ शेयर नहीं करता, अपना अपना पैसा, उसका अपना पर्स और उसका अपना माइंड ही काम कर रहा होता है। और दूसरी तरफ उसको किसी से पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं, जितना कमाया किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जी, कोई अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि अगर आपके कारोबार के कारोबारी वाजबात आपके कारोबारी असासाजात से ज्यादा हो जाएं तो आपके जाती असासाजात भी कारोबारी वाजबात को पूरा अदा करने के लिए इस्तेमाल होंगे। इसको क्या कहते हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और इसको डील करने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। इसको डील करने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है? अपने एनटीएन में बिजनेस नेम ऐड करना होता है बस। क्या करना होता है? बिजनेस नेम ऐड करना होता है। कहाँ पे? एनटीएम में। एनटीएन में ऊपर बस। ये आसान सा तरीकाकार है। क्या है? आसान सा तरीकाकार है। अच्छा, अब आपके पास कोई बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टैब्लिश करने आएगा तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि उसके पास बिजनेस नेम। एनटीएन है या नहीं है। सबसे पहले क्या देखेंगे? उसके पास एनटीएन है या नहीं है। एनटीएन क्या होता है? नेशनल टैक्स नंबर। नेशनल टैक्स नंबर। ये आप देखेंगे कि जिस पर्सन का आपने बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टैब्लिश करना है कि वो उसका एनटीएन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। पहला काम क्या करेंगे? उसका एनटीएन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके लिए आप जाएंगे एफबीआर की वेबसाइट पे। कौन सी वेबसाइट पे? एफबीआर। एफबीआर की वेबसाइट पे। एफबीआर जिस तरह एक अदारा है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसका एक अपना पोर्टल है, सबको पता होगा आई गेस, आरएस के नाम से। हाँ। किस नाम से है? आरएस के नाम से। तो आपको नजर आ रहा है कि आपको लिखा भी होगा। ये आरएस क्या स्टैंड करता है? इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है? इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनका एक पोर्टल बना हुआ है आरएस के नाम से। अच्छा, इस आरएस के नाम को आप क्या करेंगे? स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे थोड़ा सा, तो आपको ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन वाला टैब नजर आएगा। कौन सा टैब नजर आएगा? ऑनलाइन वेरिफिकेशन। कौन सी टैब नजर आएगी? ऑनलाइन वेरिफिकेशन। तो आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन में ना कहाँ पे जाना है? टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में। कहाँ पर? टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में। अभी हम क्या चेक कर रहे हैं? किसी एनटीएन बना हुआ है या नहीं, किसी इंडिविजुअल का एनटीएन बना हुआ है या नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे? आरएस के पोर्टल पर जाएंगे, नीचे से प्रॉब्लम करते चले जाएंगे ऑनलाइन वेरिफिकेशन के ऊपर। तो वहां पे एक पर्टिकुलर टैब आ रही है जो मैंने अभी रेड की हुई है, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। कौन सी? टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको कुछ एक्टिव ये एरिया आएगा। टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह के एरिया नजर आएगा। इसमें आप यहाँ पे टैक्स पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे। आप इसमें से एनटीएन पे जाएंगे, सीएनआईसी पे ऊपर, और यहाँ पे जाके उसको एंटर कर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे सीएनआईसी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके उसका सीएनआईसी एंटर कर देंगे और कैप्चा एंटर करेंगे।
आप ये वेरिफिकेशन का बटन टैप क्लिक करेंगे तो आपको बराबर में ना एक एरिया नजर आएगा। क्या लिखा हुआ कह रहे हैं? नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट। मतलब ये इस बंदे का एनटीएन नहीं बना हुआ। क्या मतलब इसका? इसका मतलब कि नो रजिस्ट्रेशन इन ये बंदा एफबीआर के साथ इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब ये क्या है? इसका एनटीएन नहीं बना हुआ, नो रजिस्ट्रेशन विद द एफबीआर। अब आप क्या करेंगे? इसका एनटीएन बनाएंगे। क्या करेंगे? एनटीएन बनाएंगे। क्या करेंगे इसका? इसके लिए आप क्या करेंगे? उस पर्सन को रजिस्टर करेंगे विद एफबीआर थ्रू आईआरएस पोर्टल। अच्छा, इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? उसका सीएनआईसी की कॉपी, कॉपी पे उसका नंबर आ रहा होगा। फिर आपको चाहिए होगा एक मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर जो कि क्या हो? उसके सीएनआईसी के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो। और तीसरी चीज क्या चाहिए होगी आपको? ईमेल एड्रेस चाहिए होगा। सीएनआईसी पे मोबाइल नंबर ना हो फिर उसको कोड नहीं जाएंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं पूरी हो पाएगी। मैंडेटरी है। हो जाती है जी, हो जाती है नाम नहीं, उसके नाम पे जाना होना जरूरी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आपके पास ये तीन चीजें रिक्वायर्ड हैं। ये तीन चीजें आप लेके कहाँ जाएंगे? आईआरएस पोर्टल पे जाएंगे। जो भी आपको एरिया नजर आ रहा होगा, ये देखें, आपको ये वाला एरिया नजर आ रहा है। आप चले जाएंगे इस टैब के ऊपर, इस टैब के ऊपर। और जब आपको पता चलेगा नो रिकॉर्ड फाउंड, और आपने क्या करनी है? न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। तो आपने किस टैब पे जाना है? कौन से टैब पे जाना है? न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब पे जाना है। अब आप न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब पे आ गए। अब आप इसे गौर से देखेंगे तो कुछ एरियाज है जहां पे ना सर्कल लगे हुए हैं। सर्कल क्या लिखे हुए हैं? स्टैटिक लगे हुए हैं। इसका मतलब ये फील्ड कौन से हैं? मैंडेटरी हैं। इनको फिल करना मैंडेटरी है, लाजमी है। इनके बिना आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो कुछ एरियाज है जहां पे आपको मेंशन करना ऑप्शनल है, जैसा कि ये क्या है? ऑप्शनल है। मिडिल नेम है तो एंटर कर दें, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। तो आपने ये आपके पर्टिकुलर्स आपके पास कहाँ से आएंगे? ये पर्टिकुलर्स आपने पहले ले लेने हैं। किससे? अपने क्लाइंट से। और उससे कोऑर्डिनेट कर लेना है कि ये देख लें कि अभी आपको सिक्योरिटी कोड रिसीव होंगे। आपको नेटवर्क का तो इशू नहीं है, कहीं आप बेसमेंट में तो नहीं बैठे हुए। दूसरा, आपको ईमेल एक्सेस करना इजी है। ये दो चीजें आपने उनसे पूछ लेनी है ताकि वो आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहे, ताकि आपको सिक्योरिटी कोड आए और आपको फौरी तौर पे मिल सके और आप उसको प्रोसीड कर सकें फर्दर। तो सबसे पहले आप किसी बर्तन का उसका सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे। ये मैं अभी वक्ती तौर पे कर रहा हूँ। तो आपके पास जो ओरिजिनल आएगा वो आपने वो वाला एंटर करना है। मिस्टर सैम। अब आपने ना इसमें मोबाइल सर्विस वो लेनी है जो वो एक्चुअली यूज कर रहा हो। कौन से वाली? एक्चुअली यूज कर सका। हो सकता है कि जो वो मोबाइल सर्विस एक्चुअली यूज कर रहा हो, मतलब ये है कि वो जो आपने 0300 कोड से धोखा नहीं खाना। अगर 0300 का कोड है, हो सकता है उसने जोंग पे पोर्टेबिलिटी कराई होगी, तो फिर आपने 0300 वाले कोड एंटर करना है। लेकिन सर्विस कौन सी लेनी है? जोंग वाली। तो आपने उससे पूछ लेना है कि आप एक्चुअली आपका नंबर एमएनपी तो नहीं हुआ, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी तो नहीं हुई हुई। अगर हुई हुई तो फिर जो एक्चुअली सर्विस इस्तेमाल कर रहा होगा ना, आपने वो वाली यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और ये आपको अभी मैंने अर्ज किया था कि आपका सीएनआईसी जो है मोबाइल नंबर के अगेंस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये देखिए मैंडेटरी तौर पे कह रहा है यहाँ पे भी आप। क्या लिखेंगे? कर देते हैं।
आप इसको मोबिलिंग सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह नंबर एंटर करेंगे इसी फॉर्मेट में, जो आपको फॉर्मेट वो बैक एंड में बता रहा होता है। आप इसी के नंबर को कंफर्म करेंगे और क्या करेंगे, अपना ईमेल आईडी लिखेंगे और इसको कंफर्म करेंगे ईमेल आईडी को। और फिर उसकी क्या लिखेंगे, एड्रेस की इंफॉर्मेशन, जो उसके सीएनआईसी पे एड्रेस आ रहा होगा आपने वो वाला मैंडेटरी एंटर करना है। यहाँ आपसे वो टाइप पूछता है कि जिसको आपका एड्रेस है, जिसकी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसकी किस रिहाइश है, टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी है, तो उसकी रेजिडेंशियल एड्रेस होगा जो उसके प्रेजेंट एड्रेस होगा। फिर वो घर में रह रहा है, फ्लैट में रह रहा है, फ्लैट में रह रहा है, हाउस में रह रहा है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसमें हाउस सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर हाउस नंबर, तो ये ना, ये जो नंबर पूछ रहा है ना, ये आगे देख रहे हैं कि एरिया को मेजर करने के यूनिट्स कौन से होते हैं, मरला, कनाल, स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड और स्क्वायर मीटर। तो जो आपको इजी लगे वो आप कर लीजिएगा, ये कोई इतना इम्पैक्टफुल बात नहीं होती। तो मैं इसको मरला सेलेक्ट कर लेता हूँ। टोटल एरिया मैंडेटरी नहीं है, तो मैंने अभी हाउस सेलेक्ट किया था, तो 1 2 3 वाले घर में रहता है वो। और इसकी स्ट्रीट नंबर कौन सी है, 56 नंबर। एरिया कौन सा है, गार्डन टाउन। और सिटी के लिए आपको देखिए ना, एक सर्च का ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है, तो आप सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपने सिटी का नाम लिखेंगे और इसको सर्च पे क्लिक कर देंगे, तो आपको सर्च करके दे देगा कि आपके एरिया है। तो आपका जो रेलिवेंट एरिया वो फॉल करता होगा, आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर बात बात नहीं भी फॉल कर रहा था, तो इसमें सिर्फ ना एक तो लाहौर आ रहा होगा, ये सिर्फ, तो आप सिर्फ लाहौर वाला एरिया भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, तो ये अब आपने लाहौर वाला एरिया सेलेक्ट किया, तो आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो फिर कहता है कि अगर आप इस घर में कैसे रह रहे हैं, अगर आप ऑनरशिप में रह रहे हैं तो ऑनरशिप वाला, अगर आप किराए के तौर पर रह रहे हैं तो आप किराएदार के तौर पर लिख दें। तो मैं इसमें लिखता हूँ कि हम किराए के घर पर रह रहे हैं। तो ये शेयर परसेंटेज ऑफ शेयर है ना, इसमें आप 0% से ज्यादा लिखना होता है, कोई कितनी भी लिख दें, 50%, 100% से कम लिखना होता है। अगर आप सोल ओनर है तो वो भी लिख दें, इससे कोई मटीरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो यूजली इसको क्या किया जाता है, 1% ही एंट्री किया जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो नंबर का बताइएगा, जैसे वो 0300 है, अगर वो जॉब है तो वो जो एक्चुअली सर्विस एक्चुअली इस्तेमाल कर रहा होगा, तो वहाँ पे मोबिलिंग का आएगा या जो नंबर आप दे रहे हैं ना, वो उस नंबर पे कौन सी सर्विस एक्चुअली इस्तेमाल कर रहा है। एक बार वो 0300 करवाया था, एक्चुअली क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ किस पे, एक्चुअली सर्विस किसकी इस्तेमाल हो रही है। जी, मैंने कहा एक्चुअली सर्विस जो आप जॉन कर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, तो ये आप कैप्चर एंटर करेंगे तो आपको क्या आएंगे, दो सिक्योरिटी कोड आएंगे। क्या आएंगे, दो सिक्योरिटी कोड आएंगे, एक आपके मोबाइल पे आएगा और एक ईमेल पे आता है। किस पे आएगा, थ्रू, किसका, शेयर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इसमें 1% दे दें, ये कैपेसिटी के साथ है कि आपने जो एड्रेस की डिटेल्स लिखी है, आप इसमें किस कैपेसिटी में रह रहे हैं, आप वहाँ पे टेनेंट हैं या इसके ऑनर है जगह के। उसका ऑनरशिप 1% लिख दें, 2% लिख दें, ये भी इतनी मैंडेटरी बात नहीं है। आए जिसमें उन्होंने टोटल डेवलपमेंट के लिए कोई एरिया था जो उसको फील्ड को मेंशन करना मैंडेटरी था, अदरवाइज तो इसका इम्पैक्ट नहीं है इतना ज्यादा। मतलब इसका कोई आपके लिए एडवर्स इफेक्ट नहीं है। 100% लिख दें चाहे 1% लिख दें, आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, इतना परसेंट लिख दें, कोई इतनी इम्पैक्टफुल मटेरियल बात नहीं है ये। और फिर जो हाउस नंबर है, अगर कुछ ऐसा इलाका है जिसे हाउस नंबर नहीं आते जी, अगर हाउस, ये तो मैंने एज्यूम किया ना, तो आप अपने एरिया जो आपकी सीएनआईसी पे एरिया लिखा होगा, डाक खाना या चक नंबर है, जो भी एरिया, वो वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। सर आईडी गाँव में आपको नहीं पता, गाँव में नहीं होते ना चक नंबर, नहीं होते, तो आपने आईडी जो आपके एड्रेस पे लिखा होगा आपने वो वाली चीज एंटर कर लेनी, सिंपल। सर अगर आईडी कार्ड पर मकान नंबर या स्ट्रीट नंबर ना लिखा, मैंने कहा आप कुछ तो नंबर लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, गाँव में मकान नंबर नहीं लिखा होता घर का, नहीं लिखा होता ना, तो आपने जो चक नंबर लिख देना है, डाकखाना खास लिख देना है, जो इसके एरिया लिखा होगा वो लिख देना। जैसे कि गजुमता के एरिया, गजुमता का नाम लाहौर लिखा होता है सिंपल, तो उसमें क्या लिखेंगे, कुछ आपने वही लिख देना, बस ये एरिया है, बिल्कुल अज्यूम कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ आपकी सीएनआईसी का अगर उसको पता है ना, आपने सीएनआईसी वाला पता एंटर कर देना, बस।
सिटी में सर डिस्ट्रिक्ट आएगा या तहसील का? सिटी में आप सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। अभी शायद आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड जो है ना ग्रे हुआ है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट तो मेरे सिलेक्ट कर लिया, आपको सिलेक्ट हो गया, ऊपर जो सिटी है, सिटी में हम क्या तहसील लिखते हैं या डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं? आप अपने डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, जो आपका टाउन, अगर टाउन में फॉल करता होगा टाउन में लिखते हैं, जो आप एरिया सर्च कर रहे हो अपने सिटी के हिसाब से आपको ऑप्शन दे देगा। अगर ना समझ आ रही हो, जैसे अभी मैंने लाहौर किया था तो ये मुख्तलिफ बता रहा था, तो मैं जो किसी तरह समझ नहीं आया तो मैंने लाहौर सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह अगर कराची वाला है तो कराची वाले में नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट पता नहीं चलता, सेंटर पता नहीं चलता, तो आपको तो सिर्फ कराची आ रहा होगा, आप वो पता कर लीजिए। तो आप क्लाइंट से बात भी कर लीजिएगा, जहाँ आप इतने अरसे से रह रहे होते हैं, इतनी चीज़ों को तो अंडरस्टैंडिंग होती है ना यूजुअली। के कहने का मकसद है जैसे छोटे टाउन है तो जरूरी है कि वो मैं डिस्ट्रिक्ट कहता ही हूँ वहाँ मेंशन करे, उस अपने एरिया का नाम ही लिखेगा ना। जैसे अगर गुजरा वाला उसकी 4 तहसीलें हैं, जिस तहसील में है तो वही मेंशन करना चाहिए। ठीक है ना, इसी पे जो आपका एड्रेस आ रहा है ना वही मेंशन करना, आसान बात। ठीक है, तो एरिया वाला जो सी एरिया वाली है जी करना जरूरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं, डायरेक्ट नहीं है, mandatory नहीं, वहाँ पे फील्ड डायरेक्ट नहीं है। तो जब आप ये कैप्चा एंटर करके जाएंगे तो आपको क्या होंगे, दो सिक्योरिटी कोड आएंगे, एक आपके क्या आएगा मोबाइल नंबर के ऊपर आएगा और दूसरा ईमेल पे आएगा। इन केस अगर किसी का ईमेल नहीं बना हुआ तो बना लें, ईमेल आईडी बनाना कौन सा मुश्किल काम है जीमेल। आज के टाइम में ईमेल बनाना मुश्किल काम है। बस बैंक के पास अगर आप बना दें उसे, कहीं यार ये आपका नया बना दिया, इसको उसको पासवर्ड देते हैं। ओके। अच्छा, बात क्या होता है कि ईमेल पे कोड आ जाता है, ईमेल पे कोड आ जाता है, मोबाइल पे कोड नहीं आता। आपने क्या करना है, अपने मोबाइल मैसेज में जाना है, उस क्लाइंट को कहना है और क्या कर देना है, मैसेज में जाके MSG लिखना है। क्या करना है, MSG और 9966 पे सेंड मैसेज सेंड कर देना। तब जब आपको मोबाइल पे कोड रिसीव ना हो रहा हो, ईमेल पे कोड रिसीव हो जाता है और मोबाइल पे कोड आने में बहुत का दुश्वारी आ जाती है, डिले आ जाता है। तो आपने क्या करना है, कोड रिसीव करने के लिए मैसेज में जाके MSG मैसेज फॉर्म MSG देना है और आगे 9966 के ऊपर क्या कर देना है, सेंड कर देना है। तो आपको क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी कोड रिसीव हो जाएगा। जब आपको सिक्योरिटी कोड रिसीव हो जाएगा तो आपने सिक्योरिटी कोड क्या कर देना है, वो दोनों एंटर कर देने हैं। क्या कर देंगे, वो दोनों सिक्योरिटी कोड मोबाइल नंबर पे अलग आएगा और ईमेल पे अलग आएगा, दोनों डिफरेंट होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। जब आप वो दोनों चीजें एंटर कर देंगे तो फिर आपको FBR की तरफ से क्या आएगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। दूसरी मतलब आपको FBR की तरफ से क्या आएगा, जब आप सिक्योरिटी कोड एंटर कर देंगे FBR की तरफ से क्या आएगा, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। ईमेल पे आएगा। जी ईमेल पे भी आएगा, मोबाइल पे आएगा, वो दोनों सेम होंगे। ईमेल पे भी आएगा और मोबाइल पे भी आएगा और वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और जो बोर्ड आएगा सब क्या करना बताता हूँ। पहले आपने सिक्योरिटी कोड एंटर किया, सिक्योरिटी कोड करने के बाद अब आपका बन के आपका क्या बन गया है, NTN बन चुका हुआ है। अब आपका NTN बन चुका है और उसके लिए आपको लॉगिन आईडी और दूसरा जो पासवर्ड है वो FBR की तरफ से आपके मोबाइल पे और ईमेल पे सेंड हो जाएगा और वहां से आपको रिसीव हो जाएगा। मोबाइल पे भी आएगा और ईमेल पे भी आएगा और दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे। सर एक चीज प्लीज कंफर्म कीजिएगा कि जैसे दोनों कोड्स आपको रिसीव होते हैं देन उसको किस जगह पे पुट करना है, जिस वक्त एरिया नजर आ रहा होता है ना सामने, उसमें आप एंटर कर देंगे, ईमेल वाला ही एंटर करेंगे और एंड उसका जनरेट हो जाएगा। जी जनरेट हो जाएगा। वेरीफाई करेंगे तो नेक्स्ट कोई अच्छा, तो फिर आप क्या करेंगे, अब आपका NTN बन गया है, अब आपका NTN बन गया है। एक मिनट रुकिए।
एक क्वेश्चन है, एक मिनट, आपको ऑनलाइन आवाज आ रही है? आवाज कम आ रही है। अभी मैं बोला आवाज नहीं। आ ही नहीं रही। अब आ रही है? जी जी अब आ रही जी है। अब आ रही है। जी, आप क्या कह रहे थे? जो आपका बिजनेस नेम है, बताता हूँ। अच्छा वो अभी तो सिर्फ एनटीएन बनाया ना। अभी हमने क्या किया, इस तरह आपका एनटीएन बन गया। क्या हुआ आपका? एनटीएन बना अभी तक आपका एनटीएन बना है। आपका एनटीएन बना है या नहीं बना, वो आप क्या चेक करेंगे जाके? आरएस का एक पोर्टल है, आप इसमें वापस आएंगे। क्या आएंगे? उसी पोर्टल में ना, इसमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन में आप इसमें दोबारा आएंगे, किसमें? टैक्स पे प्रोफाइल इंक्वायरी में। और इसी तरह क्या करेंगे, सीएनआईसी एंटर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे उसका सीएनआईसी नंबर लिखेंगे। अब आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे ना, 79004। अब आपको ना ये बराबर में ले जाएगा, जब आप इसमें एंटर करेंगे ना, तो ये आपको इस एरिया में ले जाएगा। अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे इसका एंटीएन क्या हो गया, बन गया हुआ है। पहले जब इसका एंटीएन नहीं बना तो क्या लिखा हुआ रहता? नो रिकॉर्ड फाउंड। अब इसका क्या मतलब है, इसका एंटीएन बन चुका हुआ है। आप क्या करेंगे, इसके ये जो प्रिंटर वाला है ना, ये टैब, आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर फाइल को अपने पास सेव कर लेंगे। क्या करेंगे, इस पीडीएफ में जाके अपने पास ये प्रोफाइल सेव कर लेंगे। और जब प्रोफाइल सेव करेंगे तो आपको पता होगा, इसको दोबारा खोलेंगे तो आपको पता होगा ये आपका एनटीएन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा, आपका सीएनआईसी नंबर, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, जो आपने एंटर किया, जो आपने एड्रेस लिखा होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा। अब आप ये चीज नोट करें कि देखिए, हमने इसमें भी तो स्ट्रीट नंबर नहीं लिखा था ना, सिर्फ स्ट्रीट लिखा था, और बाकी चीजें हमने उस तरह से नहीं कर लिखा हुआ था ना। तो जो आपको चीजें नियर हो ना सीएनआईसी पे लिखी हुई, तो आपने वही चीजें एंटर कर देनी है। तो इस तरह आपका एनटीएन प्रोफाइल से आपको पता चल जाएगा कि आपका एनटीएन बना हुआ है, कब से बना हुआ है, वो नीचे डेट नजर आ रही होगी कि आप कब से एनटीएन में रजिस्टर्ड हुए हैं। और आपका टैक्स ऑफिस आ रहा होगा कि आपका टैक्स ऑफिस कौन सा है, रीजनल टैक्स ऑफिस। टैक्स ऑफिस आरटीओ कहते हैं, रीजनल टैक्स ऑफिस। तो आगे उसका सिटी का नाम लिखा होगा कि आपके जुरिस्डिक्शन, आपका सीएनआईसी किस टैक्स ऑफिस की जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है। अभी आप नीचे देखें तो यहाँ पे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, खाली है ये एरिया। यहाँ पे बिजनेस नेम आता है, जो अभी हम आपको ऐड करना सिखाऊंगा। इस तरह आपकी एनटीएन बन जाता है। क्या होता है? एनटीएन बन जाता है। रेफरेंस नंबर वैसे उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, कोई इतना नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है ना, वो रेलेवेंट होता सर ये जो आरटीओ है इसका क्या इम्पैक्ट है, मतलब ये शो करने की जरूरत क्या है? क्या? आरटीओ जो शो होता है हमें, है जी। इसको शो करने का आपका एंटीन आप किस टैक्स ऑफिस की जुरिस्डिक्शन में फाइल करते हैं, इसका पर्पज ये होता है कि आपके मामला कौन सा टैक्स ऑफिस डील करेगा। मीन्स अगर मैं लाहौर में बैठा हूँ और लाहौर में बैठा एक शख्स है जो उसका आईडी कार्ड का जो एड्रेस है वो शो होता है सियालकोट का, उसके मुताबिक वो आपका एंटीन आरटी ऑफिस सिलेक्ट कर लेगा। वो सिलेक्ट हो गया जी। अब मुझे एट द टाइम ऑफ जो उसकी, मैं कभी भी उसकी जो टैक्स फाइल करता हूँ या कुछ चीज होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे उसके रीजनल ऑफिस भी करना पड़ेगा, यानी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आपकी जो भी मामला होंगे ना टैक्स ऑफिस के हद तक, वो जो लिखा होगा ना टैक्स ऑफिस के हद तक, वो ऑफिस आपको डील करेगा। जो आपका टैक्स ऑफिस लिखा होगा ना सिटी के साथ, वो सिटी में जिसमें फाइल करता होगा आपको वो ऑफिस डील करेगा, वो आरटी ऑफिस आपको आपके मैटर्स को डील करेगा। आप उस टैक्स ऑफिस की जुरिस्डिक्शन में फाइल करेंगे। इसको चेंज भी कर सकते हैं। जी, चेंज कर सकते हैं बाद में। समटाइम बंदे के दो एड्रेस होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। आप दोनों में जो सा मर्जी आप एंटर कर दें। ना बेसिक
परमानेंट रहता है सियालकोट में और उसकी जॉब लाहौर में, तो वो कौन सा एड्रेस एंटर करे? जोन सा मर्जी आपकी चॉइस है, खुद जोन सा मर्जी एंटर कर लें जी, उस हिसाब से सिलेक्ट कर लें जी। जी जी, आरटी चेंज हो जाता है, इसके लिए आपको एफबीआर में ज्यूरिसडिक्शन एक्टिव ज्यूरिसडिक्शन एप्लीकेशन देना पड़ती है, थोड़ा मेहनत तलब काम है। जहां तक आपका ओके हो गया, आपका एनटीएन क्या हो चुका है, बन चुका हुआ है। बहुत औकात जब आप एनटीएन देखेंगे आपको कुछ एरिया इस तरह के भी नजर आएंगे। क्या आएंगे, जब एनटीएन सर्च करेंगे किसी पर्सन का एनटीएन बना हुआ है या नहीं बना हुआ, तो आपको कुछ इस तरह की टैब्स भी मिलेंगी। कौन से टैब, जिसमें आपका ईमेल और मोबाइल नंबर के आगे क्या लिखा होगा, स्टैरिक स्टैरिक, क्या लिखा होगा, स्टैरिक। इसका मतलब ये है कि ये बंदा क्या है, इसका एनटीएन बन चुका हुआ है। क्या हुआ, एनटीएन बन चुका हुआ है, लेकिन ये एफबीआर के रिकॉर्ड में एनरोल्ड नहीं है। क्या मतलब कि ये एफबीआर के रिकॉर्ड में एनरोल्ड नहीं है, यानी इसने अपनी ई एनरोलमेंट नहीं कराई हुई। उनके पास जो रिकॉर्ड था उसके बुनियाद पे उन्होंने इसको क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया। अच्छा, उनके पास रिकॉर्ड कहां से आएगा, एफबीआर ने क्यों कर दिया, एफबीआर के पास पावर है सेक्शन 181 में, इसमें 181 में वो कहता है कि कमिश्नर क्या कर सकता है, हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द केस मे आल्सो रजिस्टर द टैक्स पेयर। लेकिन कब करेगा, जब उसके पास कोई नेसेसिटेटेड फैक्ट आएंगे। वो फैक्ट क्या होंगे, आपने एनटीएन नहीं रजिस्टर कराया, आपने क्या करी, गाड़ी परचेज करी, कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, कोई हज पे गए, कोई दुबई टूर पे गए, और ट्रांजैक्शन करी, बैंक अकाउंट खोला, उसने पैसे डिपॉजिट करवाए और उस पर आपको क्या आ रहा है, प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है। तो ये सारे फैक्ट्स क्या है, नेसेसिटेट करते हैं कि आपका एनटीएन बनना चाहिए था। तो कमिश्नर के पास इख्तियार है कि उसने आपके फैक्ट्स देखे और फैक्ट्स देखने के बाद उसने आपको क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया। क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया। अब आपको यह पता चला कि मैं एफबीआर में रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन मेरा वहां पे क्या है, लेकिन मेरा वहां पे रिकॉर्ड नहीं है। क्या है, रिकॉर्ड नहीं है, मतलब मेरे पास, मुझे नहीं पता मेरा ईमेल आईडी और मेरा मोबाइल नंबर क्या दिया हुआ है, मुझे नहीं पता, मैं अपने आईआरएस में लॉग इन नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता मेरा पासवर्ड क्या है, क्योंकि क्या है, उन्होंने रजिस्टर कर दिया लेकिन आपके पास अपना यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है। यहां तक ओके। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर वापस जाना है आरएस के पोर्टल पे, इस पे आरएस के पोर्टल पे, अब आपने आरएस के पोर्टल पे जाके क्या करना है, अपने आप को क्या कराना है, ई एनरोल कराना है। क्या कराना है, ई एनरोल कराना है। कब, जब आपका एनटीएन बन चुका है, आपका एनटीएन बन चुका है, लेकिन आपके पास अपना यूजर आईडी नहीं है ना, आपको नहीं पता, आपका नंबर नहीं वहां पे आया है। जैसे कि वो कैसे शो हो रहा होगा आपको, इस फॉर्म में स्टैटिक स्टैटिक नजर आ रहे होंगे। इस सूरत में आपने कहा जाना है, और वो आपको कहाँ मिलेगी, आरएस पे जाके। जब आप आरएस पे जाएंगे तो वो देखिए आपसे सिर्फ दो ही चीजें पूछेगा सिंपली, आपका सीएनआईसी नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, और आपका ईमेल क्या है। क्योंकि एड्रेस तो उसने आपके पास आपको ऑलरेडी बना दिया हुआ ना जी, चेंज हो जाता, बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ पे आप अपना सीएनआईसी नंबर लिखेंगे और दूसरा क्या लिखेंगे, पहले की तरह मोबाइल नंबर लिखेंगे और तीसरा ईमेल लिखेंगे। तो जब आप ये चीजें वैलिडेट करेंगे तो फिर आपको क्या आएगा, आपके गिवन मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे आपको क्या आएगा, आपका पासवर्ड आ जाएगा, आपका लॉगिन आईडी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लॉगिन आईडी आ जाएगा। प्रोसेस चलेगा, कोड्स आएंगे उसके बाद। जी, दो आप ये एंटर करेंगे, दो सिक्योरिटी कोड आएंगे, आप एंटर करेंगे बस, ये आप डिटेल एंटर करेंगे और फिर क्या करेंगे, आपको दो सिक्योरिटी कोड आएंगे, एक मोबाइल पे आएगा और एक ईमेल पे आएगा। और मोबाइल पे अगर आपको डिले आता है तो MSG करके 9966 पे करके मैसेज वो कोड को क्या कर लें, रिट्रीव कर लें और एंटर कर लेंगे, तो फिर क्या होगा, आपको एक दूसरी मरतबा कोड आएगा जो कि क्या होगा, मोबाइल पे भी और ईमेल पे भी क्या होगा, सेम होगा, जिसमें क्या बताया हुआ होगा कि आपका यूजर आईडी क्या है, यूजर आईडी क्या है और
पासवर्ड क्या, और तीसरा आपको क्या आती है, पिन आती है। और ये मोबाइल पे भी, मोबाइल नंबर पे भी आपको आता है, और वहां पे ईमेल पे भी आता है। ये वहां पे क्या होता है, सेम होता है। तो ये बाद में जो अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते अभी बताता हूँ। आपका पासवर्ड आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आरएस पे लॉग इन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। कैसे लॉग इन करेंगे, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, जो आपका क्या होगा, इंडिविजुअल के केस में क्या होगा, सीएनआईसी नंबर होगा। क्या होगा इंडिविजुअल के केस में, सीएनआईसी नंबर होगा। अच्छा, अब इसके साथ एक लॉ की प्रोविजन देख लें, इसके साथ ही लिखा हुआ है 181 में कि फ्रॉम द टैक्स ईयर 2015 इन केस ऑफ, क्या होगा, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, जो आपका सीएनआईसी है ना, वही नंबर क्या होगा, एनटीएन नंबर होगा। क्या होगा, वही नंबर आपका नेशनल टैक्स नंबर होगा। किस सूरत में, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के सूरत में। तो यहाँ पे एक ना अक्सर सवाल पूछते रहते हैं कि सर जी अगर उसका एनटीएन जो था ना सीएनआईसी नंबर ही रहना, तो फिर एनटीएन बनाने की क्या जरूरत थी, वहीं से उसको क्या एनटीएन बनाने की जरूरत थी। तो वो अपना सीएनआईसी नंबर ही चलाता रहता। ये सवाल ज़हन में आता है ना। अच्छा, सीएनआईसी नंबर आपको कब इशू हुआ, जब आपने अपना आईडी कार्ड बनवाया। और आईडी कार्ड कब बनवाया जाता है, जब आप 18 साल के होते हैं। बेफाम का बंदा है नंबर तो उससे जब आप नादरा में अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उस वक्त आपको क्या जाता है, एक नंबर इशू हो जाता है। चाहे बेफाम बनाया जाए सीएनआईसी ना, आपको एक जब सीएनआईसी बनता है तो आपके पास एक नंबर आ जाता है। वो कब आता है, जब आप अपना नादरा में इंदराज कराते हैं। और एनटीएन कब आता है, जब आप अपना एफपीआर में इंदराज कराते हैं। क्या कराते हैं, जब एफपीआर के रजिस्टर कराते हैं, फिर आपका एनटीएन आता है। एनटीएन वो कहता है कि एनटीएन का नंबर और आपका सीएनआईसी नंबर क्या होगा, सेम होगा। बस इसका ये, इसको गलत इंटरप्रेट नहीं कर देना कि अगर एक बंदे के पास उसका जो ना सीएनआईसी उसका एनटीएन नंबर होगा तो उसका एनटीएन बनाने की क्या जरूरत है फिर। इसका ऐसा नहीं है। ओके, रेफरेंस नंबर को एनडीएन नंबर कहते हैं। एनटीएन नंबर को आपको पता होता है, एनटीएन नंबर ही क्या होता है, रेफरेंस नंबर तो नहीं होता। रजिस्ट्रेशन नंबर एक रेफरेंस रेफरेंस नंबर उनका अपने रिकॉर्ड के लिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही टैब रेलिवेंट है। लेकिन उन्होंने जब हम सर्च करते हैं दो ऑप्शन दिए होते हैं, एनडीएन नंबर ऊपर, नीचे सीएनआईसी। आपने इंक्वायरी करनी है आपने किससे इंक्वायरी करनी है, पोर्टल पे जब करते हैं किससे इंक्वायरी करनी है, किस पैरामीटर से करनी है। सीएनआईसी एनडीएन नंबर क्या है, ये ऊपर वाला जो है ये क्या चीज है। एनटीएन इंडिविजुअल के केस में आप, मैंने सिर्फ क्या बात करी है, इंडिविजुअल के केस में सीएनआईसी सीएनआईसी नंबर क्या होगा आपका, एनटीएन नंबर। पार्टनरशिप है तो फिर एनडीएन नंबर। जी, रजिस्टर हो गया है तो और एक मेंटेन को आईडी कार्ड वो नहीं आता, वो एनटीएन सिर्फ उन लोगों को ऑप्शन कर देता है जो इंडिविजुअल की एफपी होता है। जी, किस नंबर को, सेकंड नंबर पे है एनटीएन होता तो आपके लिए रेलिवेंट है जो है ना, वो करें, इससे करें। आपने किससे सर्च करना है, और ये क्या होगा, सीएनआईसी नंबर होगा। और किस सूरत में, ओके। अब क्या करेंगे, अब आप आ जाएंगे आरएस के पोर्टल पे, इस वाले टैब पे। कौन से वाले टैब में, इस वाले टैब में आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना सीएनआईसी नंबर, पासवर्ड कर दें, तो आप क्या हो जाएंगे, लॉग इन हो जाएंगे। आपको इस तरह का टैब नजर आएगा जब आप लॉग इन होंगे। क्या होगा, इस तरह का डैशबोर्ड नजर आएगा जब आप लॉग इन होंगे। जब आप लॉग इन होंगे ना, आपको यहाँ पे ना एक बॉक्स मिल रहा होगा, इनबॉक्स। क्या है,
इसमें तमाम करस्पॉन्डेंस वो होगी जो एफबीआर की तरफ से आपको रिसीव होती है। जैसे कि आपकी ईमेल में ही बॉक्स इनबॉक्स होता है ना, इस तरह आपके आईरिस लॉगिन में आपको इनबॉक्स मिलेगा जिसमें एफबीआर की तरफ से आपको जो नोटिस वगैरह आए होंगे या जिन्होंने आपको कोई काम किया होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपने रिटर्न फाइल की उनकी तरफ से आपको क्या होगा, करस्पॉन्डेंस कहाँ से आएगी, फ्रॉम एफबीआर। अच्छा, जब आप कोई काम कर रहे होंगे और आपने वो काम अभी तक सबमिट नहीं करा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, ड्राफ्ट में चला जाएगा। कि अभी आपने सबमिट नहीं करा, वो क्या होगा, अनसबमिटेड टास्क में पड़ा रहेगा। जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो फिर वो किस में चला जाएगा, आउट बॉक्स में। और थोड़ी देर बाद आप लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे तो फिर वो क्या होगा, कंप्लीटेड टास्क में चला जाएगा इसमें। तो ये देखिए इस तरह चीजें फ्लो कर रही होती हैं इसमें। तो जो काम आप कर चुके हुए हैं वो कितने आएंगे, कंप्लीटेड टास्क में। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, बिजनेस नेम क्या करना है, ऐड करना है। अब क्या करना है हमने, बिजनेस नेम ऐड करना है। तो बिजनेस नेम ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, हेलो, आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन में, किसमें जाएंगे, अच्छा रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो सेकंडली आप किसमें जाएंगे, मॉडिफिकेशन में। ओके, पहले आप कहाँ जाएंगे, हेलो, में क्लिक करेंगे तो फिर आपको क्या कर देगा, ये टैब एनाबल कर देगा। तो आपने 181 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और मॉडिफिकेशन। अच्छा, हर पे हमें कहते हैं कि 181 का फॉर्म। तो ये 181 का फॉर्म जो इसलिए इस तरह कहते हैं कि आप ये सेक्शन देखें ना इसके बराबर में, ये देखिए अभी जो हमने पढ़ा, ये सेक्शन जो था ये वाला, ये 181 था इसलिए उसको 180 फॉर्म के साथ रिस्पॉन्ड किया हुआ। आपने पहले का कहाँ जाना है, रजिस्ट्रेशन में, और फिर वहां से कहाँ आ जाना है, 181 फॉर्म पे। जब आप इसको क्लिक करेंगे आपने क्या कर देना, 2025। तो ये आपको टाइम पीरियड पूछेगा कि आपका जो भी करंट टाइम है किस टाइम पीरियड में फॉल करता है। तो 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 में। फिर आज कितनी डेट है, 26 है। तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से आपके पास इस तरह का एक टैब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टैब आ जाएगा। तो इसमें आपके पास पहले क्या होगी, आपकी पर्सनल डिटेल, फिर आपकी प्रॉपर्टी डिटेल, फिर बिजनेस डिटेल, फिर लिंक अटैचमेंट और बैंक अकाउंट। ये आपका कौन सा फॉर्म है, 181 का फॉर्म है। अच्छा, अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये का मोबाइल नंबर और एड्रेस चेंज हो जाता है। आप क्या करेंगे, यहाँ से मोबाइल नंबर भी बाद में चेंज हो जाता है और उसका ईमेल एड्रेस भी चेंज होता है यहाँ से, लेकिन आपका मोबाइल नंबर अभी आपको अनेबल करने नहीं देता। तो मोबाइल नंबर का आपका ये एड्रेस कहाँ से चेंज होगा, जब आप इसको प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे यहाँ पे जाकर। हेलो, प्रॉपर्टीज में जाके आप क्या करेंगे, तब आप अपना नया बिजनेस एड्रेस ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी हमने क्या करना है, अब हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस नेम ऐड करना है, किसके ऊपर, अपने एनटीएन के ऊपर। अब यहाँ पे बिजनेस पे क्लिक करेंगे जी, स्पेल चेंज करनी हो एज पर CNIC। बहुत कुछ मसला आता है, लेकिन उसके लिए आपको उधर जाना पड़ता है, एलआरएस ऑफिस, लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना पड़ता है। अब आपने क्या करना है, बिजनेस नेम ऐड करना है। तो इसके लिए आप इस टैब पे आएंगे तो कहाँ पे आएंगे, यहाँ प्लस के बटन के ऊपर, इसके ऊपर प्लस के बटन के ऊपर। तो क्या पूछेगा फिर आपसे, क्या करेंगे, आपने बिजनेस नेम कौन सा रखना है, क्या करना है, बिजनेस नेम कौन सा रखना है। तो मैं लिखता हूँ अहमद सर्विसेज, और ये मैंने बिजनेस कब से स्टार्ट किया, तो आपने डेट सेलेक्ट कर देनी है। सपोज मैंने 15 अक्टूबर से स्टार्ट किया और ये मैं वहाँ पे किस कैपेसिटी में हूँ, ऑनर की कैपेसिटी में हूँ। अच्छा, अब आपने क्या कर देना है, यहाँ पे एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है कि मैं एमएस सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से कौन सा बिजनेस एंटर कर रहा हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्टिविटी ऐड मिल रही होगी। पहले आपने ये एंटर करना है, और फिर आपने कहाँ जाना है, एक्टिविटी के ऊपर। अब आपने क्या करना है, एक्टिविटी ऐड करनी है। एक्टिविटी ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च एक्टिविटी आएगी। तो आप ये देखें कितने पेजेस हैं, 60
4 पेजेस हैं। तो जो आप काम करना चाहें तो आप ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है हम जनरल ऑर्डर सप्लायर होंगे। आप ये लिख के सर्च टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको सर्च करके बता देगा कि आप जनरल ऑर्डर सप्लायर की कैटेगरी ये। तो जो आपकी रेलिवेंट कैटेगरी होगी, बिजनेस एक्टिविटी होगी, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए उसने मुझे बता दिया। फिर मैं अपनी एक्विजिशन डेट लिखता हूँ कि मैंने 15 अक्टूबर से ये काम किया। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से ओके कर दूंगा। तो ये मेरा बिजनेस नेम, यहाँ पे एक्टिविटी भी ऐड होगी और मेरा बिजनेस नेम भी ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पे अभी इसको मॉडिफाई करना चाहूँ तो यहाँ से मॉडिफाई करना चाहता हूँ, और अभी के तौर पे इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। इसको मैं अगर ओके करूंगा तो ये यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। पहले से काम कर रहे हैं तो आपने डेट, अपनी एक्विजिशन डेट लिख देनी है कि मैं कब से काम कर रहा हूँ। सर, एक कैपेसिटी जो है, मैं इस जगह पे उसकी शॉप है या कारोबार है वहाँ का आप ऑनर में, बिजनेस में कैपेसिटी पूछ रहा है आपकी। जस्ट आप क्या जी, जहाँ तो मैंने एड्रेस लिखा ही नहीं है ना उसका, तो आप किसी की कैपेसिटी पूछ रहा है, बिजनेस की कैपेसिटी पूछ रहा है ना। पहले से काम कर रहे हैं तो मेंशन कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा प्रीवियस टू। अभी तो मैं आपको नेड करना था, एंटी एंड रिटर्न की तो मैंने अभी बातें ही नहीं की। वक्त से आगे नहीं चले, मेरे साथ साथ रहे। हाँ, अब आपने इसको प्रिंसिपल एक्टिविटी के टिक कर दिया। तो अब मैं इसको ओके करूंगा तो ये यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ये देखिए क्या हो गया, ये यहाँ पे अपीयर हो गया। अब ये देखिए कि मेरी एक्टिविटी भी नीचे आ गई। ये सर्विसेज में मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी सर्च हो रही है। अब मैंने अपना बिजनेस नेम तो ऐड कर लिया, अपना बिजनेस नेम तो ऐड कर लिया। अब मैंने क्या करना है, अपना बिजनेस एड्रेस ऐड करना है। क्या करना है, बिजनेस एड्रेस ऐड करना है। क्या करना है, बिजनेस एड्रेस ऐड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा। तो ये देखें वो कह रहे हैं कि आप अपने बिजनेस एड्रेस के साथ लिंक करें। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं अपना बिजनेस एड्रेस यहाँ पे ऐड अदर प्रॉपर्टी में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं उसी तरह अपना जो भी बिजनेस का एड्रेस होगा वो मैं अपना बिजनेस सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में हूँ। ये मैं प्लाजा में मेरा ऑफिस है। यूनिट ऑफ मैयर मैंडेटरी नहीं है, टोटल एरिया मैंडेटरी नहीं है। मैं ऑफिस का नंबर लिख दूंगा, स्ट्रीट नंबर या ब्लॉक, या मैं लिख दूंगा इसमें गुल प्लाजा। सिविक सेंटर। अच्छा, यहाँ पे मैंने लोकेलिटी एंटर की तो अभी मैंने सिटी नहीं ऐड किया। जी क्या पूछना है यूनिट नंबर जी। यूनिट नंबर यूनिट नंबर, आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में उसका कोई यूनिट नंबर होगा ना। तो प्लाजा होगा तो उसका कोई ऑफिस नंबर होगा, कोई आपको एरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन तो दिया होगा ना। जैसे आप यहाँ आए तो आपने किसी से पूछा होगा कॉल करने के लिए, मुझे अपनी लोकेशन बता दें कौन सी प्लाजा में, तो वो आप अपना अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिएगा उसमें। तो आपने सिटी सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे, लाहौर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप सर्च के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको सर्च बता देगा कि आपकी कौन सी टेरिटरी में कॉल करते हैं। तो अगर आपको कोई टेरिटरी समझ नहीं आती तो आप आगे पे लाहौर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, तो जब आपने यहाँ पे सिटी सेलेक्ट किया तो डिस्ट्रिक्ट उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया। तो इस एड्रेस में मैं कैसे हूँ, मैं टेनेंट के तौर पे रह रहा हूँ। तो इसमें मेरा टेनेंट के तौर पे भी देखें, आपसे तब भी शेयर पूछता है तो आप इसको 1% के तौर पे कर दें। ये एक नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी है, इससे कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं होता। अब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इसके साथ क्या करेंगे, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बिजनेस एड्रेस जो था वो नीचे एंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिजनेस एड्रेस यहाँ पे एंटर हो गया। अब ये वाला कौन सा एड्रेस है, जो आपका बिजनेस है, जिसपे आपका बिजनेस है। आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये देखिए आपकी करस्पॉन्डिंग सक्सेसफुली सेव हो गई है। और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट के बटन पे जाएंगे तो सबमिट कर देंगे। तो ये आपको कहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, एनटीएन में। अच्छा,
अच्छा, अब आप इसको ना सबमिट करें, क्लोज करेंगे ना, तो ये देखिए आपको वापस उस 181 के फॉर्म पे ले जाएगा। ये आईरिस बहुत तंग कर रहा है कल पिछले वीक से ही। अब ये 181 का फॉर्म कहाँ पड़ा होगा? ड्राफ्ट में, ये देखिए वहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं क्या करूँगा, ये आज की डेट में बता रहा है कि इस पे आपने आखिरी काम कब किस दिन पे किया, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको ले जाएगा। अब आप देखें कि आपका बिजनेस एड्रेस यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है। क्या हुआ है? बिजनेस एड्रेस ऐड हुआ है। और इसमें आपको कुछ अटैचमेंट मांगेगा। अटैचमेंट में क्या करेगा, आपने क्या कर देना, यहाँ पे आपका जो टेनेंसी का एग्रीमेंट है, किराएदारी का एग्रीमेंट है, वो एंटर कर देना है यहाँ पे, प्लस करके इसको फाइल में अटैच किया होगा। आप यहाँ पे फाइल में अटैच करेंगे, जहाँ आपने वो फाइल रखी हुई होगी वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। सपोज मैं इसको ना यही ले लेता हूँ फॉर द टाइम भी, तो ये उसको फाइल ऐड कर देगा और यहाँ पे ओके करेंगे तो ये फाइल नीचे इस तरह अटैच हो जाएगी। आपका जो टेनेंसी एग्रीमेंट होगा वो इस तरह अटैच हो जाएगा। कोई मैसेज डिलीट कर देगा। जी मैंडेटरी, उसके बिना वो बाजू का जो है ना, बाजू का तो उसको ना थोड़ा अब नॉर्मल बिहेवियर होता है, कभी उसके बगैर एक्सेप्ट कर लेता है और कभी उसके बगैर एक्सेप्ट नहीं करता। और कभी आपको वो कहता है कि आपकी जो है डाटा पूरा अटैचमेंट फाइल करके अटैच करें। तो अभी मैं इसे अटैच डिलीट कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा। इस तरह आपने अटैचमेंट कर देनी है। तो फिर आपका जो बिजनेस बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट अभी आपका नहीं खुला होगा इस नाम पे, वो अभी आप नहीं एंटर करेंगे। पर्सनल अकाउंट नहीं यहाँ करना। पर्सनल अकाउंट नहीं है क्योंकि आपने बिजनेस नेम ऐड कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? बिजनेस नेम ऐड कर रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ पे आपको ना एक लिंक का टैब मिल रहा होगा। अगर कोई बंदा एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, वो अपने एम्प्लॉयर के साथ लिंक होना चाहे, कंसल्टेंट के साथ लिंक होना चाहे, तो वो यहाँ पे उसके साथ लिंक हो सकता है। मिसाल के तौर पे किसी को आपने अपने किसी कंसल्टेंट को ऑथराइज किया होगा इस पर्सन ने, तो वो अपने क्या करेगा, कंसल्टेंट के साथ लिंक करेगा। जब इसकी तरफ से कंसल्टेंट को लिंक जाएगा तो कंसल्टेंट के पास इसकी रिक्वेस्ट आ रही होगी कि ये बंदा आपको एज ए कंसल्टेंट अपॉइंट करना है। जैसे ही कंसल्टेंट अपने टैब में जाके अपने यूजर आईडी में लॉग इन होकर इसको एक्सेप्ट करेगा, तो यही वाला सारी एप्लीकेशन क्या होगी, उसकी आईडी में शो हो रही होगी। क्या होगी? उसकी आईडी में शो हो रही है, प्रोवाइडेड दैट कि वो एफबीआर में एज एन कंसल्टेंट के तौर पे, ई इंटरमीडिएट के तौर पे रजिस्टर्ड हुआ हो। कंसल्टेंट को इंटरमीडिएट के लिए क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी आप देखिए किसी का नाम, इसकी जरूरत क्या होती है, मतलब इस पर्सन को अगर आप अपने किसी को कंसल्टेंट बनाना चाहते हैं तो बनाने, अदरवाइज तो मैंडेटरी नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपने करनी। अगर आप किसी को कंसल्टेंट बनाना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं। अगर वो कंसल्टेंट है एफबीआर के पोर्टल में, देन वो एज एन हो जाएगा। इंटरमीडिएट के तौर पे रजिस्टर्ड हुआ, तो इंटरमीडिएट के तौर पे रजिस्टर्ड होगा। इसका मतलब ये होगा कि उसके पास जितने भी उसके क्लाइंट्स ने उसको इंटरमीडिएट के तौर पे इंटरमीडिएट किया होगा, सबका डाटा उसे एक ही यूजर आईडी में, एक ही प्रोफाइल में उसको सबका डाटा अपेयर हो रहा होगा। उसको सबके बार बार एंटर करके देखने की जरूरत नहीं है। ये तो बेसिकली उनके लिए है। तो आप यहाँ पे अभी देखेंगे जैसे कि केपीएमजी, आप यहाँ पे सर्च करें तो ये देखिए केपीएमजी के जो इंटरमीडिएट के तौर पे रजिस्टर्ड हुए होते हैं ना, उनका डिटेल आ रही होती है, जिनको आप ऑथराइज कर रहे होते हैं कि क्या करें, कि मेरे कंसल्टेंट के तौर पे अपॉइंट कर रहे होते हैं, किसी कंसल्टेंट को ऑथराइज कर रहे होते हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। और अगर कभी लिंक करना पड़ जाए तो यहाँ लिंक के ऑप्शन में जाके 185 के फॉर्म के लिंक के ऑप्शन के थ्रू जाके आप इसे लिंक करते हैं। किसके साथ? टैक्स पेयर किसके साथ लिंक हो रहा है? कंसल्टेंट के साथ। ये उसकी मर्जी है, मैंडेटरी नहीं है। मोस्टली जो एडवाइजर या कंसल्टेंट है जिनसे हम एनडीएन बनवाते हैं, वो तो डेफिनेटली ये करते होंगे। मैंडेटरी नहीं, मैंने कहा ना, वो बंदा क्या हो, कंसल्टेंट क्या हो, एफबीआर में ई इंटरमीडिएट के तौर पे रजिस्टर्ड हुआ हो। जी, अपने अपने लॉगिन आईडी में करेगा तो इससे सारी कॉरेस्पॉन्डेंस उसको शो हो रही होगी। यहाँ आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस सेव हो जाएगी, तो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। आप इसको प्रिंट करके भी रख सकते हैं अपने पास, और जब सबमिट करेंगे तो ये आपके ड्राफ्ट से निकल के कहाँ चला जाएगा? आउट बॉक्स में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? आउट बॉक्स में चला जाएगा। आउट बॉक्स में बस थोड़ी देर बाद लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे तो किसमें चला जाएगा? कंप्लीटेड टास्क में। और फिर जब आप इसको वापस आके कहाँ पे सर्च करेंगे? अब आप यहाँ पे लॉग आउट करेंगे,
वापस आ जाएंगे ऑनलाइन वेरिफिकेशन के ऊपर और कहाँ जाएंगे, टैक्स पेयर प्रोफाइल में, किसमें जाएंगे, देख लो उसमें। अब उसको इसी तरह सीन एक्सिस सेलेक्ट करेंगे और वहां पे पैरामीटर एंटर करेंगे तो बराबर में आपको टैब नजर आ जाएगी। अच्छा, जब आपको टैब नजर आएगी ना तो फिर आपके नाम के साथ क्या लिखा हुआ आएगा, आपको इस तरह आज अपनी प्रोफाइल में क्या होगा, ये बिजनेस नजर आ रहा होगा। जो आपका नाम होगा, जो आपका बिजनेस नेम होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा, जो आपका बिजनेस एड्रेस होगा वो, और जो आपने प्रिंसिपल एक्टिविटी सिलेक्ट की होगी, ये चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। क्या हो रही होंगी, ये चीजें इस तरह आपकी शो हो रही होंगी। जो आपने वहां पे एड्रेस लिखा होगा, जो एक्टिविटी सेलेक्ट की होगी आपके बिजनेस नाम के साथ ऐड हो रही होगी, यहाँ पे शो हो रही होगी। अच्छा, अब इसमें ना एक दिक्कत है, इसमें एक दिक्कत है। अब दिक्कत यह है कि इन्होंने एमएस सर्विसेज लिखा था और हमने जनरल ऑर्डर सप्लायर का किया। आपका नाम अब मुझे मोहम्मद अवैध साहब से करें, अपने लॉगिन आईडी में जाएं और यही नाम रखना चाहें एमएस सर्विसेज के तौर पे, जनरल ऑर्डर के तौर पे रजिस्टर करना चाहें तो जनरल ऑर्डर के तौर पे इसको पोर्टल मना नहीं करेगा, इनको एमएस सर्विसेज को जनरल ऑर्डर के तौर पे इनके नाम के साथ भी दिखा देगा। ये इसमें एक मसला है, यानी नेम, आपकी नेम के ऊपर क्या होती है, फुल कंट्रोल नहीं होता। क्या होता है, नेम के ऊपर फुल कंट्रोल नहीं होता। अब दूसरी बात यह है कि एक तो आपको ये मसला है, फिर आपने ये भी क्या किया है, एक बिजनेस ऐड किया है। आप इसमें चाहें 3 4 5 6 7 8 जितने भी बिजनेस है ना तो सब ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 8 10 सब बिजनेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपका एनटीएन क्या रहेगा, एक ही रहेगा। एनटीएन किसको मिला है, इंडिविजुअल को मिला है। एनटीएन किसको मिला है, इंडिविजुअल को मिला। वो इंडिविजुअल चाहे 10 काम कर रहा होगा, उसके रिटर्न क्या जाएंगे, एक ही जाएंगे, एक ही रिटर्न जाएंगे उसके, चाहे इसमें 10 बिजनेस ऐड कर लें। सर इसमें और कैसे ऐड करेंगे, 1 बिल्कुल 2 वैसे 3 ही 4? पहले की तरह, जैसे मैंने अभी पूरा प्रोसेस दिखाया। यहाँ पे आप 10 नाम भी ऐड करना, बिजनेसेस ऐड करना चाहें तो 10 बिजनेसेस भी ऐड होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जो तरीका मैंने अभी आपको बताया, रिपीट करते जाएंगे वही। ओके, ओके सर, रुक जाना, रुक जाना जी, ओके सर, ओके। जी क्या एक ही पर्सन है जो जी बोलें। ये जब हम बिजनेस ऐड कर देंगे और इसे जी कितने ऐड कर सकते हैं बिजनेसेस? मैंने कहा 10 बिजनेसेस भी ऐड कर सकते हैं। जी क्या कह रहे हैं आप, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके बताऊंगा, सिर्फ अभी आपको सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टैब्लिश करना बता रहा हूँ, वन बाय वन। आपको अभी आपको बताया, अभी आपको टैब दिखाया नहीं है उसमें, तो कहाँ थे पहले आप, तो जहाँ प्रॉपर्टीज की टैब आ रही थी ना, बिजनेस की टैब आ रही थी, उसमें सबसे आखिरी टैब कौन सी थी, बैंक अकाउंट की थी, बैंक अकाउंट की। चाहे 10 ऐड कर ले, आपकी अपनी मर्जी है ना। मैंने एक ये आपको किसी ने पाबंदी तो नहीं लगाई कि आप सारी उम्र अपना एक ही अकाउंट रखें। जी किस चीज की लिमिट, मैक्सिमम आप क्या कह रहे हैं, तो मैक्सिमम है वो मैंने कहा जितने मर्जी ऐड कर लें। मैंने कहा 1 2 1 2 3 4 5, मैं 10 तक आगे गया हूँ, जगह इतनी थी पर मैं 100 तक चला जाता हूँ। नहीं सर, जितने भी भले अकाउंट ऐड कर लें, जो उसमें पेमेंट होगी उस सारी पेमेंट पे भी टैक्स लगेगा क्या? यार मैं टैक्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अभी आपको कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, एनटीएन में बिजनेस नेम ऐड करके अपना सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टैब्लिश करना है। मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं पढ़ा रहा, मैं अभी आपको कौन सा एरिया पढ़ा रहा हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप को एस्टैब्लिश करना, और उसमें एनटीएन के ऊपर क्या करना है, बिजनेस नेम ऐड करना। अभी हम उसके टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ओके अभी ओके हम क्या कर रहे हैं कि बिजनेस नेम को ऐड कैसे करना है, चाहे इसमें इस तरह आप 10 बिजनेसेस भी ऐड कर लें, लेकिन आपके रिटर्न एक ही जाएंगे। जी तो लास्ट टाइम में आपने एडवाइजर वाला जो डील करने वाला बताया, सपोज मैं हूं, मेरा एनटीएम बना हुआ है, जी एडवाइजर के पास भी उसकी एक्सेस है, क्या मैं उसकी खत्म करना चाहूँ? खत्म कर दें, हाँ बिल्कुल खत्म कर दें, जी खत्म कर दें, डीलिंग कर दें,
कर सकते हैं। सर अगर आप बिजनेस अकाउंट है उसके लिए आपको बिजनेस अकाउंट भी डालना पड़ेगा पर्सनल नहीं डाल सकते। बिजनेस है ना, तो बिजनेस बिजनेस के अकाउंटिंग करेंगे ना। आप एक अपने जाती अकाउंट पे 10 बिजनेसेस ऐड कर लें तो आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे? कहाँ से पता लगेगा किस बिजनेस की पेमेंट आ रही है, किसको देनी है, किसको करनी है? तो चीजें चीजें आसान रखेंगे ना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना मैनेज करना आसान रहेगा। अकाउंट पुराना और पर्सनल है ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस अकाउंट ऐड कर रहे हैं, बिजनेस नेम ऐड किया ना। अभी तो मैंने आपको ये कहा है कि अभी आपने यहाँ पे पर्सनल अकाउंट अभी नहीं लिखना। अभी मैंने कहा इसको खाली छोड़ दें क्योंकि अभी आपका बैंक अकाउंट इस नाम से नहीं खुला होगा, बना ही नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे। क्या करेंगे? बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे। तो आप इस तरह अपनी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी ले जाएंगे, किसी से निकाल के अपनी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी ले जाएंगे ये वाली, और बैंक को कहेंगे बैंक क्या करें, बैंक के पास चले जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? एक तो ये टैक्स पेयर की एनटीएन प्रोफाइल प्रोफाइल इंक्वायरी जिसमें आपका बिजनेस नेम आ रहा होगा। फिर आपने क्या करना है, अपना लेटर हेड स्टैम्प डॉक्यूमेंट लेके, और तीसरा अगर वो आपसे टेनेंसी टेनेंसी एग्रीमेंट मांगे और जाके बैंक को क्या कहना है कि बैंक मेरे नाम के ना इस नाम से क्या कर दो, इस नाम से क्या कर दो, बैंक अकाउंट ओपन कर दो। क्या कर दो? बैंक अकाउंट ओपन कर दो। और उस बैंक अकाउंट का टाइटल क्या होगा? क्या होगा? यहाँ से आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप इस बिजनेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब आपको जो आपके चेक बुक है होगी उसके ऊपर क्या अकाउंट टाइटल आ रहा होगा, ये आपका जाती अकाउंट नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, बिजनेस का अकाउंट होगा। इसी तरह अगर आपने 5 अकाउंट खोलने हो तो 5 के 5 बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपने एक बैंक में खोला है तो आप दूसरी बैंक जाके क्या कर सकते हैं, यही रिपीट करेंगे और उनको कहेंगे मेरा इस तरह बैंक अकाउंट खोल दें इसी नाम से। अगर आपने 2 अकाउंट रखने, 2 रख लें, 3 रखने, 3 रखने। जी इसी अकाउंट को उसमें एंटर कर जी, दोबारा 181 के फॉर्म में जाके दोबारा एंटर कर देंगे। अच्छा जी, ये फॉर्म जो मिलेगा ना बिजनेस एड्रेस का, ये वाला ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी से मिलेगा। आपका बिजनेस के ऊपर क्या हो गया, नेम रजिस्टर हो गया। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है ना, जो प्रोफाइल में आ रहा है, वहां पे ये नहीं शो हो रहा होता। आप गलती से भी वहां पे ना इसको जाके ना ढूंढने की कोशिश ना कीजिएगा। मतलब आप ढूंढ रहे हो, खप रहे होंगे कि यहाँ पे शो नहीं होता, तो वहां पे शो नहीं होता। वहां से मुराद ये है, आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, आपको यहाँ पे टैग नजर आ रहा है ये वाला, और इसमें भी आप इस पे क्लिक करेंगे ना सर्टिफिकेट के ऊपर, तो जो इसका सर्टिफिकेट होगा ना इसके ऊपर बिजनेस नेम नहीं ऐड होता। बिजनेस नेम यहाँ पे नहीं ऐड होता। बिजनेस नेम कहाँ से मिलेगा आपको? प्रोफाइल में होगा। आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर बिजनेस नेम नहीं अपीयर हो रहा होगा। आपके बिजनेस नेम के, आपके जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर बिजनेस नेम नहीं अपीयर हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे बहुत बार बंदा सोच रहा होता है कि ये वहां पे भी आ रहा होगा, तो ये वहां पे नहीं आता। ये आपको कहाँ से मिलता है? टेक्सटाइल प्रोफाइल इंक्वायरी में। जी इस तरह का आपको टेक्सटाइल सर्टिफिकेट होगा जो शॉप से लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। ओके, अच्छा अब आपने इसको क्या करना है, अगर डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल में जाएंगे, आपका बिजनेस नेम ऐड हुआ हुआ, अब आपने क्या करना है, इसको डिलीट करना है। तो यहाँ पर बिजनेसेस में जाएंगे, यहाँ पे डिलीट का बटन आ रहा होगा। आप इस पे क्या करेंगे, डिलीट का बटन अप्लाई करेंगे और पिन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा।
हाँ डिस्पोजल डेट के साथ। लेकिन याद रखिएगा इसका ये मतलब ही नहीं, बिजनेस नेम डिलीट होने का मतलब ये नहीं कि आपका एनटीएम खत्म हो जाएगा। एडवाइजर ने स्पेंड में करिएगा। यहाँ पे आपका बिजनेस नेम ऐड हो रहा होगा, चाहे आपके 5 बिजनेस हैं 10 बिजनेस, जितने भी आपके बिजनेस होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट के बटन के डस्टबिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो बटन क्या हो जाएगा, बिजनेस नेम डिलीट हो जाएगा। आप पिन अप्लाई करेंगे तो वो बिजनेस क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका एनटीएन डिलीट हो जाएगा। ओके, नंबर 1 बिजनेस नेम डिलीट होगा, सिर्फ बिजनेस नेम डिलीट हो जाएगा। यहाँ आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। एक होता है डिलीट होके चले जाना, एक होता है अनविजिबल हो जाना। डिस्पोज हो जाना, आपने बिजनेस बंद कर दिया मतलब वो बंद हो गया लेकिन यहाँ पे शो हो रहा होगा। जब बंद हो गया तो फिर नहीं होगा ना। यहाँ पे जब आपने बंद करना है ना, यहाँ बंद करना है, यहाँ से उसे अपनी प्रोफाइल में से निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से डिस्पोजल डेट लिखेंगे कि मैंने ये वाला बिजनेस बंद कर दिया है। अपने डस्टबिन पे क्लिक करेंगे और पिन अप्लाई करेंगे तो वो आपका बिजनेस क्या होगा, बिजनेस नेम आपकी एनटीएन से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसके साथ सारा एसोसिएटेड डेटा भी भरना। क्या होगा, बिजनेस नेम हट जाएगा। डाटा आपके रिटर्न पे फाइल किया होगा, आपके रिटर्न में डाटा नहीं खत्म होगा। ये तो बहुत आसान होगा ना, बिजनेस आज कर रहे हो कल डाटा खत्म हो जाए। आपका बिजनेस नेम यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, वही बता रहा हूँ, आपका बिजनेस नेम यहाँ पे डिस्क्लियर हो रहा होगा ना। प्रोफाइल में जाएंगे आप, सिंपली प्रोफाइल में जाएंगे, इसमें और भी दिक्कत वाली क्या बात है। सिंपली आप यहाँ पे प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पे आपके इस तरह टैब शुरू होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे बिजनेस में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या होंगे, अपने बिजनेस में शो हो रहे होंगे। तो जो सा बिजनेस आपने बंद किया है, जो बिजनेस अब आप नहीं करना चाहते और अपनी प्रोफाइल में से एनटीएम में से हटाना चाहते हैं, उस पर आप क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, डिलीट का बटन दबा देंगे और उसकी डिस्पोजल डेट दे देंगे। ये वाला बिजनेस मैंने क्या कर दिया, सीज टू एग्जिस्ट, मैंने ये बिजनेस नहीं कर रहा। तो बिजनेस क्या होगा, आपकी एनटीएन प्रोफाइल में से आपके नेम आपके एनटीएन से रिमूव हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको करेंगे। अब आपने क्या करना है, अपना जो बिजनेस अकाउंट है ना, आपके जो अकाउंट है, आप अपना यहाँ से पर्सनल अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, आपका बिजनेस अकाउंट कौन सा है, किस इंस्टीट्यूशन के साथ आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, तो आप यहाँ पे उसको बैंक का नाम सर्च करके अपना बिजनेस अकाउंट यहाँ से एंटर कर सकते हैं। कौन सी चीज कर सकते हैं, पर्सनल भी और बिजनेस भी जी। लास्ट टाइम मेरे एडवाइजर अकाउंट डिलीट किया तो एडिट कर सकते हैं, तो ऐसा है तो कह रहे अकाउंट नहीं डिलीट होता, वो तो एनटीएन नहीं डिलीट, उसने कहा जो आपका डिलीट किया बिजनेस डिलीट हो जाता है, आपका एनटीएन डिलीट नहीं होता। सर एक क्वेश्चन है जी, एक वक्त में एक इंसान आज बिजनेस अपना बनाता है, बिजनेस नेम क्रिएट करता है जी और वेरी नेक्स्ट डे उसको खत्म कर सकता है। कर सकते हैं। क्योंकि कुछ अर्सा पहले इंफॉर्मेशन मिली थी कि कोई भी बिजनेस है जो वो 3 ईयर तक है, जो आपके पोर्टल पे शो होता रहता है, उससे पहले आप उसको डिलीट नहीं कर। यहाँ पे आपके सामने डिलीट हो जाता है आसानी से होता है। इसमें वो अगर बिजनेस उसने बिल्कुल खत्म कर देंगे जी ओनली वन बिजनेस है जी वो भी डिलीट हो जाएगी। जी, वो भी डिलीट हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, अपना प्रोफाइल क्या करेंगे, बताएंगे प्रोफाइल लेकर बैंक के पास चले जाएंगे कि मैंने बिजनेस बंद कर दिया, लिहाजा यार बिजनेस अकाउंट जो है बंद कर दें और ये मेरी लेटेस्ट प्रोफाइल है। और सर एक और चीज भी है, अगर जैसे हम अकाउंट बिजनेस के साथ खोल लेते हैं तो सर उसमें से टैक्स वगैरह ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते हैं या उसके लिए भरना पड़ता है? क्या होते हैं, मतलब वो बैंक से ऑटोमेटिकली टैक्स हमारे बिजनेस के कट रहे होते हैं या किस तरह मतलब होता है ये? टैक्स तो विद करना बैंकर की जिम्मेदारी है, वो बैंक अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर रहा होगा। मतलब ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो रहा होगा मतलब, है ना? ऑटो क्यों डिडक्ट होना, जिसने जिस विद होल्डिंग एजेंट ने डिडक्ट करना है उसने करना है ना, ऑटोमेटिक अकाउंट डिडक्ट हो रहा होगा। मुझे आपके मतलब क्वेश्चन की कोई मतलब समझ नहीं आई कि वो ऑटो क्या डिडक्ट कर रहा होगा। मतलब नहीं सर, जैसे हमारा टैक्स पेयर होता है, कोई भी फाइलर बन रहा होता है तो उसको फाइलर बनने के लिए जब वो बन जाता है एक दफा, उसका अकाउंट भी इसके साथ लिंक हो गया, बिजनेस नेम भी लिंक हो गया, तो जब वो कोई पेमेंट्स वगैरह इस तरह की करता है किसी भी पार्टी वगैरह को, तो उसमें से जो विद होल्डिंग होता है वो ऑटोमेटिकली बैंक काटता है या? विद होल्डिंग तो विद होल्डिंग एजेंट ने करनी होती है, बैंक ने क्यों करनी होती है। अगर बैंकिंग वाले ट्रांजैक्शन में करेगा तो बैंक करेगा ना।
इस ट्रांजैक्शन में बैंकिंग विद होल्डिंग एजेंट है, वो बैंक तो उसमें टैक्स विद हेल्ड कर लेगा, अदरवाइज जो विद होल्डिंग एजेंट होगा उसने विद हेल्ड करना है ना। जी जी सर। और बस इसमें ये दिक्कत है कि आपके नाम की आपको प्रोटेक्शन नहीं होती, आप जो आपका नाम जो है ना कोई और पर्सन भी इसी नाम से क्या कर सकता है, ये बिजनेस कर सकता है, ये इसमें दिक्कत रहती है। और आपका एंटी नहीं डिलीट होता जी, इसके पास रजिस्टर कराएंगे, वो अपना सब्जेक्ट है ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक, उनके अपने पैरामीटर्स हैं, उनका अपना सब्जेक्ट मैटर है बोलते हैं जी। अगर आपने वहां पे प्रोटेक्शन करवा ली हुई तो वो उस लॉज के मुताबिक आपको प्रोटेक्शन होगी, यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं होगी जी। और सर एक थोड़ा सा इशू हो गया सर, मैंने क्लास थोड़ी लेट अटेंड की है, तो सर मुझे एनटीएन बनाने के लिए आपकी कोई लेक्चर वगैरह या कुछ मिल जाएगा? ये आपको आमिर से बात कर लीजिए, वो आपको इसमें हेल्प आउट कर देंगे, कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिए ठीक है सर। जी। जी एंटी नहीं डिलीट होता है, एंटी डिलीट होने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, फिर हो जाता है क्योंकि वो जिसका एंटी था वो नहीं था, एंटी नहीं डिलीट होता अटैच होगा जी। डेथ सर्टिफिकेट अटैच होगा जी वो आपकी गुस्सा करेंगे नहीं, जिन्होंने इसको करना होगा आपके पास लॉगिन आईडी होगी तो वो कहेगा ये पर्सन का क्लोज अकाउंट करते हैं, इनके हम बात पा चुके हैं, तो आपका वो रेजिडेंस सर्टिफिकेट और नादा से एफआरसी सर्टिफिकेट वो सारी चीजें इंक्वायर करते हैं, उसके बाद चीजें करते हैं जी। और फिर बात अब एंटीन बना लेंगे, पर एंटीन बना के क्या करना है, बिजनेस नेम ऐड ऐड कर करना लें। है, और बिजनेस नेम ओके। ऐड करने में आसानी क्या है, आसान सा प्रोसेस है, इसके थ्रू आप बिजनेस नेम ऐड कर लेंगे, जब चाहे डिलीट कर देंगे, जब चाहे आसान कर लेंगे। बिजनेस एड्रेस पे जाके फिजिकली बस चेक करते हैं कि सेल टैक्स में जब रजिस्टर होते हैं तब करते हैं। अगर किसी का हाँ मैं बताऊंगा आपको, एक अच्छा सा याद करा दिया आपको, एक अजीब चीज दिखाता हूँ। ये मेरे उनका नाम मोहम्मद सरवर है, जो एनटीएन पे शो हो रहा है ना मोहम्मद सरवर 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 2 दफा आ रहा है। अभी मैं आपको एक बंदे का नाम दिखाता हूँ, आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, एप्लीकेशन दी हुई है, ये ऑटो नादा से है। जी ऐसे कर, ये देखें क्या आ रहा है, ये तो सर क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं सारे। हाँ तो ऐसी अनोमलीज भी करता है एफबीआई। तो इसके सर लिए इसको आपको सेट फिर क्या कैसे करना करेंगे पड़ता है, वापसी? क्या कह रहे हैं, इसको सेट किस तरह करेंगे वापसी अगर इस तरह सेट का issue करेंगे कि आता है? आप अपना जो टैक्स ऑफिस है ना ये वाला, जी जो जी। टैक्स ऑफिस आ रहा होगा वहां पे जाएंगे, वहां पे होगा, वहां पे क्या होगा, लोकल लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, और उसको क्या बोलते हैं, LRO। वहां पे जाएंगे और एप्लीकेशन देंगे कि ये मेरे नेम के साथ अनोमली आ रही है, लिहाजा इसको क्या करते हैं, करेक्ट कर दें। सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल पेपर पे एप्लीकेशन देंगे और फिर वो जाके कलेक्ट करेगा। ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं ऑनलाइन ही, आपको वहां पे विजिट करना पड़ेगा, कहाँ पे, LRO लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। जाहिर जिसका नाम गलत है वही है ना, वो पहले आपसे वेरीफाई करेंगे आपके पास अथॉरिटी है, जब आपके पास अथॉरिटी लेके गए हो, बाद में आप लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि जिस बंदे का आप ठीक करवाने आए हैं मुझे उसकी ना आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करके दें कि ये वही पर्सन है। फिर आप अगर आपके पास उनका CNS की ओरिजिनल होगा तो आप वो दिखा देंगे, अगर आपने उसने आपको अथॉरिटी लेटर वगैरह स्टैम्प पेपर पे दिए वो दिखा देंगे। बाद वो कहते हैं कि आप उस बंदे से ना वीडियो कॉल करके दिखा दें, बट इससे वो अगर वो ओके करेगा कि ये वाकई मेरा मसला है तो आप इसे ठीक कर दें, फिर वो ठीक कर देते हैं। लेकिन पता है क्या कहते हैं, जिस पर्सन का इशू है ना उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करते हैं। इशू आता है कि बहुत बहुत सिस्टम है ना, इंसान की बनाई हुई चीज है ना, परफेक्ट तो नहीं हो सकती। ATL में रिटर्न फाइल करेंगे तो आएंगे, उसका एंटीएन बनाने से कोई ताल्लुक नहीं सिर्फ। हाँ तो अच्छा किया, दूसरी बार याद करा दी। अच्छा अब आपने ना यहाँ पे, अब आपने ना इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है, एक्टिव। तो ये ATL वाला एक्टिव नहीं है,
ये आपको सिर्फ सिर्फ क्या बताता है कि आपका अकाउंट वाला स्टेटस क्या है, ओके आपको एफबीआई में रजिस्ट्रेशन का स्टेटस क्या है, वो एक्टिव है। ये एटीएल वाला एक्टिव नहीं है। यहाँ पे अगर आपको टैक्स पेयर प्रोफाइल में ये वाली टैब हो तो आपने इसको मिस रीड नहीं कर लेना कि ये एटीएल वाला एक्टिव है। एटीएल वाला एक्टिव नहीं है। एटीएल वाला एक्टिव आपको कहाँ से मिलेगा? आपको एटीएल वाला टैक्स पेयर मिलेगा यहाँ से। ये किधर गया? ये सबसे ऊपर। ये देखें, अगर आपने किसी पर्सन का स्टेटस मालूम करना है कि वो एटीएल में है या नहीं है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। आपने उसको मिसरीड नहीं कर लेना, इस टाइप से आपको पता चलेगा। और ये देखें, टैक्स पेयर प्रोफाइल में आपसे वो डेट नहीं पूछता। यहाँ से जिस डेट को आपने अपना स्टेटस मालूम करना है वहां से आपको डेट भी पूछता है कि आप बताएं किस डेट पे आप अपना स्टेटस डिटरमिन करना चाहते हैं। ठीक है, तो एटीएल का स्टेटस अलग टाइप से होगा। तो आपको जो टैक्स पेयर प्रोफाइल में जो रजिस्ट्रेशन का स्टेटस आ रहा है ना, आपने उसको एटीएल का स्टेटस नहीं समझ लेना। एटीएल का स्टेटस अलग टाइप से रिसर्च होता है और टैक्स पेयर प्रोफाइल में आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेटस आ रहा होता है वहां। सर मतलब एटीएल का मतलब यही हो गया कि जिसने टैक्स पे किया वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, है ना? एटीएल का सब्जेक्ट ये रहता है, वो इनकम टैक्स में जाके पढ़ाऊंगा कि उसकी एक एफबीआर लिस्ट मेंटेन करता है, वो अलग बात है। ओके सर। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा आपकी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस क्या है, जहां से अब आपको जाएंगे। जैसा कि अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया होगा। किसने, मैं तो यही तो बता रहा हूँ कि आपको ये स्टेटस यहाँ से नहीं पता चलेगा, जो भी आपने बताया वहाँ एटीएल से पता चलेगा कि आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हैं या नहीं है। इससे नहीं, आप इससे आपने ये नहीं समझ, सब कुछ हो जाता है। जब उसका वक्त आऊंगा बताऊंगा। अभी हम कहाँ पे हैं? फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, और फजर में क्या होते हैं? 2 फर्ज दो रकातें। सुनते हैं। जब जोहर पे जाऊंगा फिर बताऊंगा कि 4 सुनते भी होती हैं, 4 फर्ज भी होते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ साथ रहें, वक्त से आगे ना भागें। वो फिर हम ये डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे ना, ये डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। हमारी क्लास का वो जो रिदम के साथ चलना होता है, डिसिप्लिन के साथ चलना होगा, वो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मुझे, मैं आपको कैंसर अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन ये कि आपको एक डिसिप्लिन में लाने के लिए बातें कर रहा हूँ। जी, और कोई बात? सर ये जो रेफरेंस नंबर है यही इंडियन नंबर है? जी, यही इंडियन नंबर है। नहीं नहीं, किसी की कोई भी क्वेश्चन करेगा ना, चाहे वो आपको इतना भी लगे, आपने तो उस पर हंसना नहीं है दोबारा। किसी भी क्वेश्चन की, किसी भी दूसरे के क्वेश्चन पे आपने दोबारा उसको इस तरह मजाक नहीं करना। ओके सर। जी जी, एनटीएन में नहीं इस तरह लिखा हुआ, ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस लिखा होता है। देखिए इसके सामने क्या लिखा हुआ, ये बता रहे हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस क्या है, वो एक्टिव है। रजिस्ट्रेशन का स्टेटस एक्टिव है, ये नहीं इनएक्टिव होता। ऑनलाइन क्लास चल रही है तो खत्म होने वाली है। ये आप अपने माइक बंद कर लीजिएगा, अनलेस आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने माइक बंद कर लिया करें। जी रिजवान अली साहब। नहीं, बंदा एक्सपायर होता है, एनटीएन नहीं एक्सपायर होता। क्यों, किसी ने कहा है एक्सपायर कर दो? ऐसा क्लाइंट नहीं आता कभी जो कहता है मुझे एक्सपायर कर दो? आता है? नया एनटीएन नहीं बनता, एनटीएन आपको वही एक ही रहता। सर एक बंदे के नाम पे 2 एनटीएन बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। एनटीएन एनटीएन को डिक्लेयर कर दिया गया था। ये जब प्राइम मिनिस्टर थे शायद खान, उनकी गवर्नमेंट में ये एनटीएन जितने भी ये आईडी कार्ड थे लोगों के, सबको एनटीएन डिक्लेयर कर दिया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इसीलिए आपको कहा ना कि देखिए, वो बंदे हो सकता है एफबीआर के पास रजिस्टर्ड ही ना हुआ हो, उनका एनटीएन तो नहीं इशू हुआ ना, उनका सीएनआईसी नंबर ही है ना, उनका एनटीएन तो इशू नहीं हुआ। तो सर एनटीएन हमारा किस वक्त बनता है? आप थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्लियर कर दें, एनटीएन किस वक्त जब आप एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। तो सर जैसे ही मेरा सीएनआईसी किसी ने भी रजिस्टर कर दिया, उसके पास हुआ, तो मेरा तो एनटीएन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और मुझे पता भी नहीं होगा इसका। नहीं, आपके पास इसीलिए तो आपसे पूछते हैं कि आपके पास आपका मोबाइल नंबर आपके सीएनआईसी के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है, इसीलिए तो आपसे ईमेल पूछते हैं कि वो ईमेल आपके पास है। सिक्योरिटी कोड का मैकेनिज्म इसीलिए है कि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं इस तरह वो। तो सर अगर वो बंदा अपनी ईमेल लगा दे, हमें क्या पता? आपका मोबाइल नंबर तो नहीं लगा सकेगा ना, मोबाइल नंबर तो आपके सीएनआईसी के तौर पे रजिस्टर्ड होगा ना, अगेंस्ट रजिस्टर्ड होगा।
अरे एक बिजनेस है, पार्टनरशिप है, जॉइंट वेंचर है, तो कल बात करेंगे सर ये इंडिविजुअल का रेट बनाने के लिए सर ये जो ये बहुत अच्छा सवाल है, ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर ये जो कचहरी में करते हैं प्रॉपर्टी के नॉर्मल फाइलिंग, फाइलिंग का अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हम सिर्फ एनटीएन बना के और उसके ऊपर बिजनेस नेम ऐड करके सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना सीख रहे हैं। सर मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ सर, मेरे चाचू हैं, उन्हीं के साथ ऐसा सीन हुआ कि उन्हीं के नाम पे किसी और ने एनटीएन बनाया हुआ है। तो आप बोल रहे थे सर जैसे कि हम सीएनएससी वगैरह अपनी उससे कहाँ से हमारा हैंड ओवर कर लिया, तो सर अब इसका हल क्या होगा? अब हम एनटीएन अप्लाई आप कैसे एलआर करें? ऑफिस में जाएंगे और उन्हें कहेंगे मेरे क्रेडेंशियल रिलेट करके मुझे अपने ई एनरोलमेंट में जाके अपने क्रेडेंशियल अपडेट करने की इजाजत, बस। सर कौन से ऑफिस में जाएंगे, आपका क्लियर नहीं लोकल हुआ। रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ओके ओके, एलआरओ में, ओके। आपका जो टैक्स ऑफिस होगा ना, जिसमें आरटीओ पर अंदर एक ऑफिस होता है, लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। सर मुझे एक और चीज सर, एक और चीज सर, वो जो ऑफिस की जो होगी वो मुझे कैसे पता लगेगा सर, ऑफिस कौन कौन सा वाला है मेरा? आप अपना एनटीएन सर्च करेंगे टैक्स पेयर प्रोफाइल में, वहां से आपको क्या पता चलेगा? सर मैं तो जब वो जाके देखूंगा कि मेरा एनटीएन वहां पे बना हुआ है, तो उसमें मेरे को ऑफिस का कैसे पता लगेगा? मेरे को थोड़ी ये कंफ्यूजन हो रही है। आपको नजर आ रही है? मैं आपको ये जानने की कोशिश- ये आपको नजर आ रहा है? एक मिनट सर, एक मिनट, जैसे जी नजर आ सर रहा है। आपका आ रहा है। हाँ, तो ये आपको पता चल जाएगा ना आपके सीएनएससी के, तो आपका किस टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में फाल करते हैं आप, किस टैक्स ऑफिस की ज्यूरिसडिक्शन में फाल करते हैं आप। सर यहाँ पे खाली सीएनएसई लगाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा टैक्स ऑफिस कौन सा है, ऐसी है सर? नहीं, आपको पूरी टैक्स पेयर प्रोफाइल आ जाएगी, उसमें से आपको एक एक टैब ये है कि टैक्स ऑफिस, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये चीज है। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं पूछेगा ना, वहाँ खाली सीएनएसई पूछेगा ना? जी, वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इंडिविजुअल के केस में वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना। ओके ओके सर, ओके ओके। जी, एक नंबर और एक ईमेल पे किसी दूसरे बंदे को रजिस्टर हो सकता है, नहीं, एक बंदे पे जी, मोबाइल नंबर रखता हूँ, मोबाइल नंबर क्या ये मैं जरूरी है, वहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था, वहाँ पे ऐड करके लिखा हुआ है रजिस्टर्ड अगेंस्ट सीएनआई। जी, क्लास एंड आपको भी क्वेश्चन है तो बताएं। कल हम पार्टनरशिप को रजिस्टर करना चाहिए जी। जी, तो अगर बैंक अकाउंट में कुछ वो भी खत्म हो जाएगा। फिर बिजनेस बंद करेंगे और ऑटोमेटिकली नहीं होगा, फिर आप वहाँ पे अपनी टैक्स अपडेटेड टैक्स पेयर प्रोफाइल लेके जाएंगे और बैंक को कहेंगे ये देखिए ये मेरा बिजनेस डिलीट हो गया, अब ये मैंने बिजनेस करना बंद कर दिया, लिहाजा मेरा बैंक अकाउंट भी क्या करते हैं, बंद कर दिया। वो तो बैंक कर देंगे। जी, तो बैंक ऑटोमेटिकली नहीं करेगा, आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे तो करेगा। पोर्टल पे भी आपने खुद ही करना है ना, डिलीट करना पड़ना है। देखिए, पोर्टल ने ऑटोमेटिक खुद तो नहीं करना ना, आपने क्या एक्टिविटी करी है वो तो उसने आपने बताना है ना उसको क्या एक्टिविटी करी है। आप कह रहे हैं कि मैं अपना बिजनेस नेम डिलीट करूंगा तो मेरा बैंक अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बैंक अकाउंट कौन डिलीट करेगा? जब बैंक बंद होगा। ये सर वो एक करेंगे। चीज और है सर, जब मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया है, तो अगर मेरा बैंक वहां पे ओपन रह रहा है तो कोई इश्यू तो नहीं होता? नहीं, आपको जल्दी जल्दी बंद करा लेना चाहिए, अपने टैक्स रिकॉर्ड को सीधा रखें ना, इतनी सुस्ती और लापरवाही इतनी अच्छी नहीं है। मीन्स आपका ये कहना है क्या सर, उस बैंक में से अगर ओपन है तो उस पर टैक्स जो कटौती होती होगी तो वो कट रही होगी? यार, कटौती की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं टैक्स के इम्प्लीकेशंस आपको नहीं बता रहा, टैक्स रिटर्न फाइल करना भी होल्डिंग मैकेनिज्म नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टैब्लिश करके अपना एनटीएन के अगेंस्ट बिजनेस नेम कैसे ऐड करना जी सर, ठीक है सर, ओके ओके। है। जी, और क्लास कंक्लूड कर लूँ, ऑनलाइन क्वेश्चन है कोई? जी, फाइल को कंसेशन एंड टैक्स वगैरह में वो तो तब होंगे जब हम फाइल टैक्स फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे। जी, तो एनटीएन बना अभी तो उसको एनटीएन से साफ करोगे तलब। जी, सर जिस तरह पार्टनरशिप डील का एक फॉर्म होता है, उस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप का भी फॉर्म होता है। यही तरीकाकार होता है, उसको कोई फॉर्म नहीं, तो बस यही था ना, उसको कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं डील करता ना, कोई अथॉरिटी नहीं है जो आपको सर्टिफिकेट इशू करे कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप में, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका बिजनेस नेम ऐड हुआ आपके एनटीएन अगेंस्ट, और उसके लिए यही प्रूफ है। जी, आप सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। ये जो
एक्टिव रजिस्ट्रेशन स्टेटस है जी। कभी इनएक्टिव हो सकता है। जी, अगर आप वहां पे देखेंगे बहुत बार बंदा स्टेटस में रजिस्टर्ड हुआ है तो उसका स्टेटस आगे इनएक्टिव लिखा होता है। वो इसलिए लिखा होता है कि वो स्टेटस में उसने अपनी ड्यू टाइम रिटर्न्स नहीं फाइल की हुई। सर सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। आपने वो जिस बंदे का नाम बताया सर, उस बंदे से हम किस तरह रब्ता करें? किसका नाम बताया था आपने? पुरानी जो पीछे से थोड़ा मेरा रह गया था वो। आमिर साहब, जो अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर लें। सर ये मैं ऑनलाइन एडमिशन लिया तो मेरी इतनी किसी से खास वाकफियत नहीं है। ये मैं अभी आपको नंबर देता हूँ आमिर का, वो आप उस पर कर लीजिए। सर नंबर लिख दीजिएगा स्क्रीन पे, मैं कर लेता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने रजिस्ट्रेशन की है ना, इसके पोर्टल में मतलब जो है ना वो पासवर्ड वगैरह लगा के, तो उससे बाहर भी एक टैब आ रही है, पासवर्ड जब लगा रहे होते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, वहां पे नहीं रजिस्ट्रेशन हम लोग कर सकते? नहीं, हमने इसको टैब इसी तरह के थ्रू करना है, वो दोबारा बिजनेस ऐड करने के लिए होता है। ठीक है सर, आप वो नंबर लिख रहे हैं 0 लिख। ओके, बात है। जी ओके। ऑनलाइन क्लास कंक्लूड कर लूं? सर ओके ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।